हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको भी बता रखा है कि अभी हम इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें भी हमारा भी जो पार्ट चल रहा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चल रहा है, जो कि एम लक्ष्मीकांत के अंदर का अगर आप देखो तो वो आपको 8th पार्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आप 7th पार्ट की बात करो तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर दे रखे हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब क्या है कि अगर हम लोकपाल और लोकायुक्त क्या है उस पर डिस्कस करेंगे, हमें ऐसी एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, या हम बात करते हैं हमें लोकपाल या लोकायुक्त की जरूरत क्यों पड़ी, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, जो लोकपाल है या जो लोका आयुक्त है उसके लिए जो 2020 से 2016 में जो अमेंडमेंट किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर में। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो लोकपाल है इसकी कंपोजिशंस के बारे में। कंपोजिशंस का मतलब है, आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर की जो लोकपाल है उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस एरिया है उस पर डिस्कस करेंगे, यानी कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस कमीशन है, समिति है, उस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि लोकपाल के पास क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, पावर हैं, और उनकी क्या फंक्शंस और पावर, यानी कि किस किस क्षेत्र अधिकार के अंदर तहत वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे और उसकी पावर क्या है वो। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर में कि जो लोकपाल है या जो लोकायुक्त है उसकी कुछ सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, लोकपाल एंड लोकायुक्त के। अब क्वेश्चंस ये निकल के आता है कि आखिर ये हमें पढ़ना क्यों पड़ता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी है, सिविल यानी कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे, एनडीए, तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आप इसके यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे देखें या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो दोनों ही पॉइंट, दोनों एग्जाम के लिए आपके लिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए, सारे टॉपिक हम एक ही लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको भी हम लेक्चर बाय लेक्चर 1 और 2 दो लेक्चर में डिवाइड करके हम डिस्कस करेंगे, ताकि शॉर्ट मतलब वीडियो की लेंथ ज्यादा ना रहे और कम लेंथ में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, डिस्कस कर सके। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकपाल है क्या, या लोका आयुक्त क्या है। इसे हिंदी में लोकपाल और लोका आयुक्त ही कहते हैं। चाहे इंग्लिश की बात कर ली या हिंदी में, दोनों में एक ही बात करते हैं। देखिए, अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या है, एक सबसे ज्यादा एक कैरेक्टराइज्ड की बात करते हैं तो वेलफेयर में देखने को मिलेगा, यानी कि जितने भी जो लोकतांत्रिक जो स्टेट हैं, राज्य हैं, तो उनकी जो विशेषता है वो कल्याणकारी हो, इसलिए आपको क्या है, लोकपाल और लोका आयुक्त देखने को मिलेगा। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे जो दो टर्म यूज किए गए हैं, लोकपाल एंड लोका आयुक्त, तो जो लोकपाल है वो टर्म यूज किया जाएगा सेंट्रल के लिए, और जो लोका आयुक्त है वो यूज किया जाएगा स्टेट के लिए। अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर आपसे पूछता है और नाम अपोजिट कर देता है कि लोकायुक्त सेंट्रल के लिए और लोकपाल स्टेट के लिए किया जाता है, तो नहीं, लोकपाल किया जाता है सेंट्रल के लिए और लोकायुक्त किया जाएगा स्टेट के लिए। देखिए, अगर बात करते हैं प्रशासन के खिलाफ जो नागरिकों की जो शिकायतें हैं, तो ये दो पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि आखिर हमें जो लोकपाल है या लोका आयुक्त है वो क्या है, या क्यों जरूरत पड़ रही है हमें। अब ये भी समझिए, देखिए, अगर हम बात करते हैं लोकपाल या लोका आयुक्त के, तो लोकपाल और लोका आयुक्त एक्ट 2013 के तहत क्या है, सेंट्रल के लिए लोकपाल और स्टेट के लिए क्या है, लोका आयुक्त की स्थापना की गई, उसकी एस्टेब्लिशमेंट किया गया। अगर हम बात करते हैं जो लोकपाल है या जो लोका आयुक्त है, वो बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जे वाले क्या है, एक आपको स्टैच्यूटरी बॉडी देखने को मिलेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इसको बाद में ऐड किया गया। मतलब ये क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी देखने को मिलेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इसका मेंशन नहीं है, यानी कि इसका अगर हम संवैधानिक दर्जे की बात करते हैं तो उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
देखिए अगर बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारा लोकपाल है, तो इसको जो क्रिएट किया गया था वो सबसे पहले कहाँ किया गया था, स्वीडन में किया गया था 1809 में। और स्वीडन आपको क्या है, एक यूरोप की कंट्री देखने को मिल जाएगा। ओमबर्ड्स का मतलब एक स्वीडिश टर्म है जिसका मतलब होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो स्पोक्समैन है किसके ऑफ अदर पर्सन। तो ये आपको क्या देखने को, कई बार क्या होता है नाम के रेफरेंस से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर हम ओमबर्ड्समैन की बात करते हैं तो रेफर किया जाता है ये अपॉइंटमेंट किए जाते हैं किसके द्वारा, लेजिस्लेचर्स और हैंडल ऑफ कंप्लीट्स अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एक्शन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए बात करते हैं जो किसी भी व्यक्ति मतलब ये समझिए कि लोकपाल का तात्पर्य ये हो जाता है कि जो भी प्रशासनिक है या जो न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ क्या जो भी शिकायतें हैं, शिकायतों को संभालने के लिए विधायक द्वारा क्या इसे अपॉइंट किया जाता है। फिर देखिए इसको और भी कंट्री में इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे आपको फिनलैंड में देखने को मिलेगा 1919 में, डेनमार्क की बात करते हो तो 1955, नॉर्वे की बात करते हो तो 1962। और अगर हम न्यूजीलैंड, यहाँ पे न्यूजीलैंड हट गया है तो आप यहाँ ऐड कर ले, जो आपका न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड के अंदर जो कि एक फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री था जिसमें 1992 में क्या है, लोकपाल और लोकायुक्त इस्टेब्लिश किया गया। तो अलग अलग कंट्री में क्या है, तो अलग अलग टाइम पे जो हमें लोकपाल और लोकायुक्त तो वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब अब ये समझिए कि जो लोकपाल और लोकायुक्त है इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको अपनी कंट्री भारत में ही देखने को नहीं मिलेगा, इससे पहले और भी कंट्री में क्या है जो लोकपाल और जो लोकायुक्त ऑलरेडी इस्टेब्लिश की जा चुकी थी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ये पहला कॉमनवेल्थ कंट्री था जहाँ पे जो लोकपाल है और लोकायुक्त वो क्रिएट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे एक टर्म है आपको देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का मतलब है वो कंट्री जो एक टाइम पे क्या है, ब्रिटिश रूल के अंदर में रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारी कंट्री, चाइना, श्रीलंका, तो आप इन कंट्री से समझ सकते हैं कि कॉमनवेल्थ में वो कंट्री आते हैं जो कभी ना कभी क्या है, ब्रिटिश के अंदर में रहा है। तो देखिए यहां से आपसे कैसे क्वेश्चंस निकाल के पूछा जा सकता है, जैसे कि एक साइड आपको कंट्री का नाम दे दिया जाएगा, दूसरे साइड ईयर दे दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि आप कौन सी कंट्री के अंदर जो लोकपाल और लोकायुक्त जो स्टैब्लिश की गई, क्रिएट किया गया, उसको आप सीक्वेंस से लगाएं। मैचिंग के फॉर्म में भी दिया जा सकता है या स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। जैसे स्टेटमेंट में क्या बना देगा कि जो फिनलैंड था वो फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री था 1962 में या 1990s में ही डाल देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए और कह देगा कि वो पहला कॉमनवेल्थ कंट्री था जहाँ पे जो लोकपाल है, या हम ओमबर्ड्समैन की बात करते हैं, मतलब लोकपाल ही होता है उसकी स्टैब्लिश की गई थी। इस तरीके से क्या स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चंस दे देगा और कह देगा या तो करेक्टली या पूछ लेगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा या करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा। उसके बाद देखिए फिर यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसे हम ब्रिटिश भी कहते हैं उसके द्वारा भी क्या है, अडॉप्ट कर लिया गया लोकपाल, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन 1967 में। फिर देखिए अगर हम ओमबर्ड्स की बात करते हैं हमारी कंट्री में, उसको क्या कहा जाता है, लोकपाल कहा जाता है। देखिए लोकपाल और लोका आयुक्त ये टर्म सिर्फ आपको अपनी कंट्री भारत में ही देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम अदर कंट्री की बात करते हैं तो वहां पे आपको किस नाम से देखने को मिलेगा, ओमबर्ड्समैन के नाम से। तो आपको इतना समझ में आ गया। आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, जैसे हम लोकपाल की बात करते हैं तो लोकपाल और जो लोकायुक्त एक्ट 2013 था उसके तहत सेंट्रल के लिए हमने क्या यूज किया, लोकपाल, और स्टेट के लिए हमने क्या यूज किया, लोकायुक्त यूज किया। जो हमारा लोकपाल और लोकायुक्त है ये बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाला क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी यानी कि आप इसे विधायक निकाय कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जो लोकपाल और लोकायुक्त है उसका जो कार्य कर यानी कि ये ओमबर्ड्समैन का कार्य करता है और जो निश्चित श्रेणी के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं के विरुद्ध में जो करप्शन है, करप्शंस के जो चार्जेस लगाए जाते हैं उसकी वो क्या करता है, उसका वो इन्वेस्टिगेशंस करने का काम
करता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लोकपाल क्या है, जो आप स्टार्टिंग में ही आपने थंबनेल में देखा होगा कि व्हाट आर लोकपाल एंड लोका आयुक्त। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका आप एक आंसर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, हम अपनी कंट्री के कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कि हमारी कंट्री का क्या कॉन्सेप्ट रहा था। तो अगर हम इसकी एग्जिस्टिंग लीगल एंड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क टू चेक करप्शंस एंड रेडिस सिटीजन्स, आपको यहाँ पे हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। मतलब देखिए इसमें क्या है कि क्या करता है, हमारी कंट्री के अंदर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर अगर करप्शंस का चार्ज है तो उसको वो क्या करता है, इंक्वायरी करने का काम, उसको जांच करने का काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो ARC है ऑफ इंडिया 1966 टू 1970, इसके द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया गया था, रिकमेंडेड किया गया था कि 2 स्पेशल अथॉरिटीज क्या है डिजाइन किया जाए। पहला था लोकपाल और दूसरा था लोका आयुक्त। लोका आयुक्त जैसे कि मैंने बता दिया ये स्टेट के लिए था और लोकपाल किसके लिए था, सेंट्रल के लिए। देखिए अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशंस की बात करते हैं तो लोकपाल जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और किसके कंसल्ट पे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो ये आपको देखने को मिलेगा किसके रिगार्डिंग में, लोकपाल के रिगार्डिंग में। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना लोका आयुक्त के लिए। तो लोका आयुक्त के लिए क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर हो जाएगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा की जगह पे क्या हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां पे चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पे हो जाएगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। अब देखिए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। देखिए अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करते हैं, जो ये जो इंस्टीट्यूशंस है लोकपाल, इसका मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इसका मतलब ही होता है ओम्बड्समैन, जिसे हम अपनी कंट्री के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो लोकपाल यूज करते हैं। अगर हम ऑफिशियल इंस्पेक्शंस की बात करते हैं तो ये आपको सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा, स्वीडन के अंदर देखने को मिलेगा 1809 में। इसे जो डेवलप किया गया था इस इंस्टीट्यूशंस को तो कितने तो 20 सेंचुरी में, और गेंड जो मॉन्यूमेंट्स है रैपिडली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से लेकर के 1945 तक के बीच में। तो इस बीच में क्या है, करप्शंस जो थे वो काफी ज्यादा क्या हो रहे थे, अब इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए थे, अलग जगहों पे रिवॉल्यूशन सब स्टार्ट हो गए थे। तो बहुत सी कंट्रीज के अंदर क्या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत से कंट्रीज के अंदर में क्या किया गया था, जो लोकपाल है और लोका आयुक्त है वो स्टैब्लिश किया गया था। जैसे हम बात करते हैं 1962, तो न्यूजीलैंड और नॉर्वे में क्या अडॉप्ट किया गया लोकपाल और लोकायुक्त वाले सिस्टम को, यानी कि जिसे आप हम कह सकते हैं ओम्बड्समैन, जो कि एक सिग्निफिकेंटली मतलब एक विशेष इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, या इंपॉर्टेंस रख लीजिए या महत्वपूर्ण की बात करते हैं, एक्सपेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओम्बड्समैन। फिर 1967 में क्या है, रिकमेंडेशंस दिया गया था 1961 में कि जो व्हाट रिपोर्ट ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर भी क्या है 1961 में जो लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन था उसको बना लिया, यानी कि एस्टेब्लिश कर दिया गया। फिर हम बात करते हैं जैसे गयाना में देखने को मिलेगा, ये फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री था जहां पे अडॉप्ट किया गया था लोकपाल, और लोकपाल का कॉन्सेप्ट कब 1966 में, और फॉलोड किया गया था और कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया और इवेंचुअली हम अपनी कंट्री के अंदर भी देखते हैं। ठीक है, हम अपनी कंट्री के अंदर की बात करें तो जो आइडिया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन जो अडॉप्ट, इसका जो पहला प्रपोजल था वो कब दिया गया था, अर्ली 1960s में दिया गया था, और किसके द्वारा, जो लॉ मिनिस्टर थे 1960s में अशोक कुमार सेन, उनके द्वारा पार्लियामेंट में पहला प्रपोज रखा गया था कि हमारी कंट्री के अंदर में क्या होना चाहिए, एक लोकपाल और लोका आयुक्त होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो टर्म है लोकपाल और लोका आयुक्त, तो ये फेमस किसके द्वारा किया गया, पॉपुलराइज्ड किसके द्वारा किया गया, जो ज्यूरिस्ट थे डॉक्टर LM सिवनी, उनके द्वारा जो ये दो वर्ड है लोकपाल और लोका आयुक्त, इसको क्या है प्रसिद्ध फेमस जो पॉपुलराइज्ड है वो किया गया था। 1966 में जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था उनके द्वारा रिकमेंडेड किया गया था कि 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की एस्टेब्लिशमेंट की जाए, सेटअप की जाए, सेंट्रल के लिए और एक स्टेट के लिए।
सेंट्रल के लिए लोकपाल, स्टेट के लिए लोका आयुक्त, जो कि क्या करेगा, हम बात गवर्नमेंट और जो ऑफिशियल्स थे इंक्लूडिंग जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे उसके अगेंस्ट में जो भी करप्शंस के रिगार्डिंग में अगर कोई कंप्लेन है तो उसके वो क्या करेगा, जांच करेगा। फिर देखिए 1966 में क्या है, लोकपाल बिल लाया गया जो कि पास हो गया था लोकसभा में, बट लैप्स कर, यानी कि उस टाइम पे लोकसभा में जब बिल लाया गया था पास करने के लिए तो उस टाइम पे जो लोकसभा है वो क्या हो चुका था, डिसॉल्व हो चुका था। तो जिसके वजह से क्या है 1968 में जो बिल लाया गया था लोकपाल के लिए वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। फिर देखिए इसके 8th अटेम्प्ट की बात करते हैं जो 2011 में, यानी कि 1968 में जो बिल लाया गया था उसमें पास नहीं होने की वजह से फिर क्या आपको ये 2011 में देखने को मिलेगा कि इस बिल को रखा गया था और ये जो बिल था वो भी क्या था, अनसक्सेसफुली आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं 2002 में, तो कमीशन जो 2002 के जो कमीशन चेयर थे एम.एन. वेन लिहा, उनके द्वारा उनको एक जो टास्क था उसमें किसके साथ कि रिव्यूइंग करना, देख रेख करना कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, और उनके द्वारा रिकमेंडेड दिया गया था 2002 में भी कि लोकपाल और लोका आयुक्त किया जाए। और उस टाइम जो अगर बात करते तो सजेस्टिंग दी गई थी कि प्राइम मिनिस्टर की इसको क्या करे, प्रीव्यू करे। फिर 2005 में आपको देखने को मिलेगा, 5 में जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, वीरप्पा मौर्य। तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के द्वारा भी रिकमेंडेड दिया गया था कि इस्टेब्लिश की जाए लोकपाल की। फिर देखिए 2011 में अगर बात करते जो गवर्नमेंट थे अंडर द चेयरपर्सन ऑफ प्रणब मुखर्जी, उस टाइम पे हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा मिनिस्ट्रियल ग्रुप प्रोवाइड कराया गया और उसमें रिकमेंडेशंस दिया गया था कि किसके लिए, कि कम्बोटिंग जो करप्शन है और जो एग्जामाइन करना है किसको, लोकपाल बिल प्रपोजल को। फिर अंडर द लीडरशिप ऑफ अन्ना हजारे, यानी कि आपको याद होगा कि 2011 में अन्ना हजारे एक चेहरा निकल के आए थे जिन्होंने लार्ज स्केल पर क्या है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, किसके लिए, इंडिया एंटी करप्शन के रिगार्डिंग में। तो जिसमें कहा गया था मैं क्या हूं, एक आम आदमी हूं। तो वहीं से आपको देखने को मिलेगा आम आदमी का क्या हुआ था, पावर में निकल गई, एक नई पार्टी निकल के आई थे। तो अन्ना हजारे के द्वारा क्या है, एंटी करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के रिगार्डिंग में जो आंदोलन चलाए गए थे, मूवमेंट्स चलाए गए थे, तो उस पे जो गवर्नमेंट थी उस पे काफी ज्यादा क्या है, प्रेशर आया। तब जाकर के 2013 में जो लोकपाल और जो लोका आयुक्त बिल था दोनों हाउसेस में क्या है, पास कराया गया और 1 जनवरी 2014 को प्रेसिडेंट के द्वारा इस पे क्या है, साइन कर दिया गया। और 2014 16 जनवरी को जो लोका आयुक्त था और जो लोका आयुक्त था वो बिल से क्या बन गया, एक एक्ट बन गया। बिल से एक्ट बनते ही 16 जनवरी 2014 को हमारा क्या है, हमारे देश में लोका यानी कि लोकपाल एंड लोकायुक्त जैसी आपको क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी अब आपको देखने को मिल रही है। तो ये इसका बैकग्राउंड था। अब एक क्वेश्चन और मन में निकल के आता है कि हमें आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमें लोकपाल और लोका आयुक्त की जरूरत पड़ी। देखिए बात करते हैं, जब खराब एडमिनिस्ट्रेशन रहता है तो खराब प्रशासन क्या होता है, एक दीमक की तरीके से होता है जो कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर देता है, खराब कर देता है। जिस तरीके से अगर किसी जो लकड़ी के चीज होते हैं उसमें जब दीमक लग जाते हैं तो वो जो लकड़ी के जो फर्नीचर्स होते हैं जब खराब हो जाते हैं, उसी तरीके से जब जो एडमिनिस्ट्रेशन जब खराब हो, एक खराब दिमाग की तरह काम करने लगे तो धीरे धीरे क्या होता है, वो नेशंस को क्या कर देता है, इंटरनली खोखला करना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से काम कर सके और कार्य करने में यानी कि जो भी करप्शन काम करने में बाधा डालते हो उसको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। अब यहाँ से भी आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस निकाल सकते हैं कि हमें लोकपाल या लोका आयुक्त की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप उसमें कुछ पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि जो खराब, जैसे मैंने अभी पहला पॉइंट जो डिस्कस किया था कि एक खराब एडमिनिस्ट्रेशन या आप कह सकते हो कि एक करप्शन वाला एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पूरे नेशंस को क्या कर सकता है, खोखला कर सकता है। तो उसको सही तरीके से काम करवाने के लिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर सके तो हमें लोकपाल और लोक आयुक्त की जरूरत पड़ी। फिर देखिए बात करते हैं किसके लिए कि
फिर देखिए अधिकतर अगर हम बात करें या ज़्यादातर बात करते हैं, मैक्सिमम बात करते हैं, तो जो करप्शन है, करप्शन एंटी करप्शन जो संस्थाएं हैं जैसे वो क्या है स्वतंत्र नहीं है। यहाँ तक कि जो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, वो पिंजरे का क्या है तोता और अपने मौलिक यानी कि मालिक का आजीविका बताया गया था। ये भी एक आप एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हैं। तो इसे हम क्या है ऐसी एजेंसी नाम मात्र से शक्ति वाले केवल जो परामर्श निकाय है कि उनकी सलाह का शायद ही क्या है अनुसरण किया जा सके। तो बात कर आगे अगर पॉइंट में देखें तो अगर हम लोकपाल और लोकायुक्त की बात करते हैं तो देखिए स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि जो आपका लोकपाल यानी कि हमारा जो लोकपाल और जो लोका आयुक्त है वो किसके अगेंस्ट में काम करेगा, करप्शंस के अगेंस्ट में क्या करेगा, काम करेगा। कि करप्शंस के रिगार्डिंग में जो भी कंप्लेन आएगा उसके रिगार्डिंग में वो क्या करेगा, काम करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही तरीके से काम करते रहे, करप्शन ज्यादा ना करे, तो उसके रिगार्डिंग में हमें करप्शन को रोकने के लिए क्या है लोकपाल और लोक आयुक्त की जरूरत पड़ी। अब देखिए बाकी के जो टॉपिक बच जाते हैं, जैसे हम लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 था उसको हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लोकपाल की जो कंपोजिशन स्ट्रक्चर्स उसको भी नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लोकपाल की जो इन्वेस्टिगेशन समिति कमीशन है उसको, लोकपाल की जो इन्वेस्टिगेशंस एरिया है, पावर फंक्शंस उसको भी, और उसकी क्या लिमिटेशंस है, ये सब अब हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।